सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आज पुनः कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का। और बच्चों, आप अनुप्रयुक्त व्याकरणम के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं पूरी तरह एक नया विषय, समास परिचयः। समास के कई सारे भेद हैं, आप आगे आने वाले कक्षाओं में पढ़ेंगे। और आज की कक्षा में हम समास का जो सामान्य परिचय है, समास क्या है, किसे समास कहते हैं, इस विषय को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों। और आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे। सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा आपका जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ये आपका विषय प्रारंभ करने वाले हैं। ये विषय आपके लिए पूरी तरह से नया है, इसलिए आप बहुत अधिक मनोयोग पूर्वक इस विषय को समझें और पढ़ें और परीक्षा के लिए तैयारी करें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो समास का परिचय। समासाः चित्राणि दृष्ट्वा निम्नांकित वाक्यानि पठामः। आप सब जानते हैं ये कौन है। भगिनी लता गायन कुशला अस्ति। भगिनी लता कीदृशी अस्ति? भगिनी लता गायन कुशला अस्ति। भगिनी लता कस्मिन् कुशला अस्ति? भगिनी लता गायने कुशला अस्ति। समासः विग्रह। एक शब्द है जो आपने यहाँ पढ़ा, गायन कुशला। इसके लिए मैंने पहले एक प्रश्न पूछा, एक शब्द में उत्तर पूछा, फिर उसी प्रश्न के आधार से 2 शब्दों में उसको प्रश्न को पूछा और 2 शब्दों में उसका आंसर आया। तो ये जो एक शब्द है गायन कुशला, ये समास है। और गायने कुशला, ये इसका विग्रह हो जाएगा। हमने इसको अलग अलग कर दिया, ये इसका विग्रह हो जाएगा। क्या मतलब है कि यदा अनेकानि वाक्पदानि योजयित्वा एकं पदं भवति तदा समस्त पदम इति कथ्यते। अर्थात जब कई सारे पदों को, अनेक पदों को जोड़ करके एक पद बनाया जाता है, तब उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे गायने कुशला, यानी गायन में कुशल, ये 2 पद हैं, एक से अधिक हैं, इन्हें जोड़ करके एक पद बना दिया, गायन कुशला। तो इसे हम समास कहेंगे, समस्त पद कह देंगे। और देखिए, यदा समस्त पदे विद्यमानानि पदानि पृथक पृथक लिख्यन्ते तदा विग्रह इति कथ्यते। जब समस्त पद में जो विद्यमान पद हैं पृथक पृथक यानी अलग अलग करके लिखे जाते हैं, तब हम उसे विग्रह कहते हैं। जैसे गायन कुशला, ये समस्त पद है, इसके दोनों पदों को हमने अलग अलग पृथक पृथक करके लिखा गायने कुशला, तो इसे हम विग्रह कह देते हैं। बच्चों, सीधा सीधा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आप विग्रह में जिन 2 पदों को अलग अलग देख रहे थे, उन दोनों पदों को हमने एक किया है। तो अंतर क्या दिखाई देता है आपको कि ये जो पद है, इस पद में लगी हुई विभक्ति को यहाँ से हटा दिया जाता है और इन दोनों को जोड़ करके एक पद बना दिया जाता है। इसी का नाम समास है। अब आगे हम 2-3 और उदाहरणों के माध्यम से इसी बात को देखते हैं। भगत सिंह देशभक्तः अस्ति। भगत सिंह देशभक्तः अस्ति। भगत सिंह कीदृशः अस्ति? भगत सिंह देशभक्तः अस्ति। भगत सिंह कस्य भक्तः अस्ति? कस्य भक्तः अस्ति? भगत सिंह देशस्य भक्तः अस्ति। समासः विग्रह। समास हुआ, ये विग्रह, ये है देशस्य भक्तः। इस विग्रह को जब हम जोड़ देते हैं तो होता है देशभक्तः। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे खेलन्ति। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे खेलन्ति। छात्राः कुत्र खेलन्ति? छात्राः क्रीडा क्षेत्रे खेलन्ति। छात्राः कस्याः क्षेत्रे खेलन्ति? छात्राः क्रीडायाः क्षेत्रे खेलन्ति।
समासः विग्रह। ये समास है इस पद में और यहाँ ये विग्रह है। देखिए, क्रीडायाः क्षेत्रे, इस विग्रह वाले दो पदों को यानी दो पृथक पृथक पदों को जब हमने जोड़ा तो एक समस्त पद बनता है, समास, जिसे हम क्रीडा क्षेत्रे है। एषः एषः राष्ट्रध्वजः अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः कः अस्ति? एषः राष्ट्रध्वजः अस्ति। कः? राष्ट्रध्वजः। एषः कस्य ध्वजः अस्ति? एषः राष्ट्रस्य ध्वजः अस्ति। कस्य ध्वजः अस्ति? राष्ट्रस्य ध्वजः अस्ति। समासः विग्रह। देखिए, राष्ट्रस्य ध्वजः, ये दो पद हैं, इन दोनों को हमने जोड़ करके एक साथ लिखा तो इसे कहते हैं राष्ट्रध्वजः। इसे कहेंगे हम समास। अस्माभिः दृष्टम यत्, अभी तक हमने क्या पढ़ा? विग्रह पदानि और समस्त पदानि। गायने कुशला, गायन कुशला, ये विग्रह पद हैं इधर, यहाँ समस्त पद हैं। देशस्य भक्तः अर्थात देशभक्तः, क्रीडायाः क्षेत्रे अर्थात क्रीडा क्षेत्रे, राष्ट्रस्य ध्वजः अर्थात राष्ट्रध्वजः। इस तरह ये जो एकाधिक पद थे, एक से अधिक पद थे, उन्हें जोड़ करके एक पद बना दिया, इसे हम समस्त पद कहेंगे। तात्पर्य क्या है इसका? एवं प्रकारेण स्पष्टम अस्ति। इस तरह से यहाँ स्पष्ट होता है कि अनेकानि पदानि योजयित्वा एकस्य पदस्य निर्माण प्रक्रिया समास प्रक्रिया कथ्यते। अर्थात अनेक पदों को जोड़कर एक पद का निर्माण कर देना उसे समास प्रक्रिया कहते हैं। संयुक्त पदम समस्त पदम कथ्यते। और प्रक्रिया के बाद जो एक संयुक्त पद बनता है उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। एवं च पृथक पृथक रूपे स्थितानि पदानि विग्रह पदानि कथ्यन्ते। इसी तरह जो पृथक पृथक रूप से स्थित पद हैं उन्हें हम विग्रह पद कहते हैं। जैसे राष्ट्रस्य ध्वजा, दो पृथक पृथक पद हैं, इन्हें हम विग्रह पद कहेंगे, इन्हें हम समस्त पद कहेंगे। समासे प्रथमं पदम पूर्व पदम अन्यम पदम उत्तर पदम कथ्यते। समास में पहला पद पूर्व पद कहलाता है और अन्य पदम, उसके अलावा जितने भी अन्य पद हैं उन्हें हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे एक शब्द है यहाँ गायन कुशला, ये समस्त पद है। इसमें गायन ये पूर्व पदम, कुशला उत्तर पदम। इसी तरह सब जगह होगा। देश पूर्व पदम, भक्तः उत्तर पदम, क्रीडा पूर्व पदम, क्षेत्रे उत्तर पदम, राष्ट्र पूर्व पदम, ध्वजः उत्तर पदम। कुछ अन्य उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं समासः विग्रह। अब जिस क्रम से यह समस्त पद दिए गए हैं, विग्रह क्रम उससे अव्यवस्थित रूप में है। हमें इन्हें मिलाना है, मैच करेंगे हम। तो यहाँ समास है, इसके विग्रह के साथ हम यहाँ मैच करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, सबसे पहला है यहाँ संपूर्ण घटः। इसको हम मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ किससे मैच करेंगे? यहाँ पर हम ये है संपूर्ण घटः। ये समास है या विग्रह है? इन दो पदों से आपको यहाँ परिचित होना है। ठीक है, चलिए आगे। वृक्षमूलम, अगला है वृक्षमूलम। वृक्षमूलम क्या होगा यहाँ? वृक्षस्य मूलम। कार्य निपुणः, यहाँ कार्येषु निपुणः। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। नीलकमलम, नीलम कमलम। पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सः। विद्याविहीनः, विद्यया हीनः। अधोलिखितानि पदानि योजयित्वा समस्त पदानि रचयत। ये पद हैं, दो अलग अलग विग्रह वाले पद दिए हुए हैं। इन्हें जोड़कर हमें एक समस्त पद बनाना है। देखिए,
सर्वप्रथम कर्मणि कुशलः, कर्म कुशलः। प्रजानां पालकः, क्या होगा? प्रजापालकः। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। कुमारस्य संभवः, कुमारसंभवः। अगला, राष्ट्रपतेः भवनं, राष्ट्रपति भवनम। तो यहाँ स्पष्ट क्या होता है कि अत्र स्पष्टम यत् प्रायः पूर्व पदस्य विभक्ति लोपे सति समासः भवति। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप होने पर समास होता है। यानी जब हम समास करते हैं तो यहाँ ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, पूर्व पद की विभक्ति का हम लोप कर देंगे तो वहां बन जाता है समास। कर्मणि कुशलः, ये पूर्व पद है, इसकी विभक्ति है, इसमें णी है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसको हम हटा देंगे, सीधा सीधा शब्द रखेंगे कर्म कुशलः। प्रजानाम पालकः, ये प्रजा शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन बना हुआ है, तो विभक्ति को हटाएंगे यहाँ से, नाम मूल जो शब्द है बस वो रखना है, प्रजा पालकः। राज्ञः पुरुषः, ये राज्ञः राज शब्द से बना है, राजन, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो हम रखेंगे सीधा सीधा राज पुरुषः। कुमारस्य संभवः, मूल शब्द क्या है? कुमार संभवः। राष्ट्रपतेः भवनम, या राष्ट्रपतेः शब्द बना है राष्ट्रपति से षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति भवनम। इस तरह से इन्हें हम बनाएंगे। देखिए, पठितांशस्य पुनर्स्मरणम, पठितांशस्य पुनर्स्मरणम, पढ़े हुए अंश का हम एक बार, जो आज हमने पढ़ा है उन सारे बिंदुओं को एक बार हम पुनः यहाँ स्मरण कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, समासे प्रथमम पदम पूर्व पदम, समास में जो पहला पद है उसे क्या कहेंगे? पूर्व पद। समासे अन्यम पदम उत्तर पदम, समास में प्रथम पद के अलावा अन्य पदों को क्या कहेंगे हम? उत्तर पद। पदानाम संयोजनम, यानी एक से अधिक पदों का जब हम संयोजन कर देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसे? समासः। समस्त पदानाम पृथक्करणम, यानी समास किए हुए पदों को जब हम अलग अलग करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? विग्रह। बच्चों, इन चार शब्दों से आपको अच्छे से परिचित रहना है। आगे आने वाली समस्त कक्षाओं में जब हम इन समास के अलग अलग भेद पढ़ेंगे तब आपको बार बार यही शब्द सुनने को मिलेंगे, पूर्व पद, उत्तर पद, समास, विग्रह। इसलिए इन पदों को आपको समझ लेना है। समस्त पदे प्रायः पूर्व पदस्य विभक्तेः लोपः भवति, यानी समास के पद में प्रायः पूर्व पद जो होता है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। समासः संज्ञा सर्वनामादि पदानां मध्ये भवति, प्रायः समास संज्ञा सर्वनाम आदि पदों के मध्य में ही होता है। पदानां समासः अर्थानुसारम भवति, यानी जो पदों का समास है वो उनके अर्थों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। बच्चों, यहाँ हमने अभी तक इस कक्षा में समास का परिचय पढ़ा और आगे आने वाली कक्षा में हम समास का भेद, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो जब तक आप इस विषय को तैयार करिए, फिर हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे अव्ययी भाव समास के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।